Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the procedure of hearing assessment. I am Fozia Wakkar. जब हमें ये पता चल जाता है कि हमारा स्टूडेंट जो है वो किसी किस्म के हेयरिंग लॉस के साथ मौजूद है, तो अब ये स्टेज है जब हमने ये डिसाइड करना है कि हमने अपने स्टूडेंट की रिहैबिलिटेशन के लिए या अपने बच्चे की रिहैबिलिटेशन के लिए कौन से मेजर्स लेने हैं, कौन से स्टेप्स लेने हैं। तो उसमें सबसे पहला जो स्टेप आ जाता है वो आपकी हेयरिंग असेसमेंट आ जाती है। और हेयरिंग असेसमेंट में हमने ये डिसाइड करना है कि हमने कौन से किस्म का प्रोसीजर जो है वो डिसाइड करना है। तो जो प्रोसीजर्स हैं हेयरिंग असेसमेंट के वो हमारे पास 5 हैं। फर्स्ट वन को हम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट कहते हैं, सेकेंड वन को हम बिहेवियरल टेस्ट ऑफ हियरिंग कहते हैं, थर्ड वन इज प्योर टोन ऑडियोमेट्री, फोर्थ वन इज स्पीच ऑडियोमेट्री एंड फिफ्थ वन इज टिम्पैनोमेट्री। अब सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट देखना चाहेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट है क्या और ये किन के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं और इसके आगे फर्दर टाइप्स क्या हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव टाइप हेयरिंग टेस्ट क्या है। एन ऑब्जेक्टिव हेयरिंग टेस्ट इज यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग डैमेज to the inner ear and assessing your quality of hearing. Objective hearing tests do not require your cooperation, are typically performed on newborns and infant. तो इसमें आपकी किसी किस्म की राय की ज़रूरत नहीं होती, इसमें किसी किस्म के आपके जवाब की ज़रूरत नहीं होती है। ये हम आमतौर पर नए बच्चों पर और नए पैदा होने वाले बच्चों पर और छोटे बच्चों के ऊपर अप्लाई करते हैं। अब जो आपका ऑब्जेक्टिव हेयरिंग टेस्ट है इसके अंदर आपका ऑटो अकूस्टिक एमिशन है जिसको हम OAE कहते हैं, ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स है जिसे हम ABR कहते हैं, ब्रेन स्टेम इवॉक्ड रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री है जिसको हम BERA या बेरा कहते हैं, ऑडिटरी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स टेस्ट है जिसे हम ASSR कहते हैं, इलेक्ट्रोकॉक्लियोग्राफी है, मिडल ईयर टेस्ट है, अकूस्टिक रिफ्लेक्टिव टेस्ट है, स्टैटिक अकूस्टिक मेजर्स हैं एंड टिम्पैनोमेट्री है। अब सबसे पहले हम जो टेस्ट देखेंगे वो हमारा ऑटो अकूस्टिक एमिशन है जिसको हम OAE कहते हैं। अगर हम इसको एलैबोरेट करें, डिफरेंट हम इसको डिवाइड करें तो हमारे पास ऑटो अकूस्टिक और एमिशन 3 वर्ड्स आते हैं। ऑटो मीन रिलेट टू ईयर, अकूस्टिक मीन साउंड्स, एमिशंस मीन कमिंग आउट, और ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है। सो हम कह सकते हैं कि ऑटो अकूस्टिक एमिशंस आर साउंड दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय हेल्दी ईयर्स, मींस इन द कॉक्लिया, in response to acoustic stimulation. Autoacoustic emission, not last but not least, autoacoustic emissions are sounds given off by the inner ear when the cochlea is stimulated by sound are measured to the narrow down type of hearing loss. These emissions can be measured by inserting a small probe into the ear canal. The probe measures the sounds produced by the vibration of the outer ear hair cells, which occurs when the cochlea is stimulated. Autoacoustic emission test to check the function of the tiny hairs in the cochlea. ये हमारे कॉक्लिया के अंदर जो छोटे बाल मौजूद हैं, हेयर्स मौजूद हैं, इसका फंक्शन को चेक करने के लिए किया जाता है। और इसका द फेम साउंड मेड बाय हेयर इन रिस्पॉन्स टू साउंड इज कॉल्ड ऑटोअकूस्टिक एमिशन। अब वो जो छोटी से छोटी आवाज़ जो है वो हमारे हेयर सेल्स को रिस्पॉन्ड करती है, हमारे हेयर सेल्स में जाती है और हमारे हेयर सेल्स साउंड को रिस्पॉन्स करते हैं, तो हम उसको ऑटोअकूस्टिक एमिशन कहते हैं। ये एक तरह का तरीका है जिसके अंदर हम कॉक्लिया के डैमेज को, जो कि हियरिंग इम्पेयरमेंट की तरफ हमें लेकर जाता है, ये उसको चेक करने के लिए हम परफॉर्म करते हैं। और इस टेस्ट के अंदर जो है वो डॉक्टर क्या करता है कि आपके कान के अंदर एक एयर कैनाल के अंदर एक प्रॉप को इंसर्ट करता है जिसके अंदर के थ्रू जो है वो साउंड स्टिमुलेट होती हैं आपके इनर ईयर के अंदर, जिसकी वजह से आपके आउटर हेयर सेल्स जो है वो वाइब्रेट करते हैं। और ये डॉक्टर जो है इस प्रॉप को मेजर करता है आपके कान की एबिलिटी तो कि वो कौन सी सॉफ्ट साउंड्स हैं जो वाइब्रेशन यानी एमिशंस के थ्रू आप तक आई हैं, वो उसको चेक करता है, उसको मेजर करता है। और अगर आपका इनर ईयर किसी किस्म का कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करता है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर हमारी हेयरिंग इम्पेयरमेंट मौजूद है। ऑटोअकूस्टिक एमिशन जो है ये बहुत लो लेवल है। इनऑडिबल साउंड्स प्रोड्यूस्ड बाय आउटर सेल्स ऑफ द इनर ईयर. OE can either occupy stimulously in response to click or tones. When the hair cells of the inner ear are stimulated, they respond by sending information to the brain and by sending an echo back to the outer ear.
अब क्या करता है ये ओटोअकूस्टिक एमिशन, जब आपकी कान के इनर ईयर के अंदर, आपके कैनाल के अंदर प्रॉप इंसर्ट की गई है, तो उसने एक साउंड जनरेट की है, और ये साउंड जो है वो आपके कॉक्लिया को जाकर हिट हुई है, और उस कॉक्लिया हेयर सेल्स ने जो है वो रिस्पॉन्ड किया है, और वो इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रेन को भेजी है, और फिर ब्रेन ने एक इको जो है वो आपको रिवर्स बैक की है आपकी प्रॉप की तरफ, जो कि आउटर ईयर के अंदर मौजूद है। और अब ये जो इको है बेसिकली ये एनालाइज्ड होती है, ये रिकॉर्ड होती है, और इससे हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारा जो पेशेंट है वो हेयरिंग लॉस के साथ मौजूद है या नहीं मौजूद है। OER usually present in the individuals with normal functioning cochlea but may be absent if a mild conductive or cochlear hearing loss exists। अगर नॉर्मल है तो वो उसके ऊपर जो है वो आपकी आवाज़ जो है वो आपके पास वापस आएगी, लेकिन अगर वहाँ पर आपके कोई किसी किस्म की कॉक्लिया के अंदर इशू मौजूद है तो इट्स मीन कि वहाँ पर माइल्ड कंडक्टिव हेयरिंग लॉस मौजूद है या कॉक्लियर हेयरिंग लॉस एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट टेस्ट है हमारा ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स, जिसको हम ABR कहते हैं। द ऑडिटरी ब्रेन स्टेम रिस्पॉन्स टेस्ट गिव एन ऑडियोलॉजिस्ट डाटा अबाउट द इनर ईयर एंड द ब्रेन पाथवे नीडेड फॉर द हेयरिंग। अब हेयरिंग के लिए जिस दो चीज़ों की हमें ज़रूरी है, ईयर की और ब्रेन पाथवे की, यानी इनका क्लियर होना जो है वो ज़रूरी है। अगर ये क्लियर नहीं होते हैं तो इट्स मीन कि यहाँ पर किसी किस्म का हेयरिंग लॉस मौजूद है। अब इस टेस्ट के अंदर क्या है जी, इलेक्ट्रोड जो है वो आपके हेड के ऊपर प्लेस कर दिए जाते हैं, जो कि आपकी ब्रेन वेव्स की एक्टिविटी को रिकॉर्ड करता है। Auditory brainstem response ABR to check the electrical activity in the brain. In response to the sound, electrodes are placed on the head to measure the brain waves. An audiologist may perform this test to gain more information about your hearing sensitivity. The audiologist places a few electrodes on your head, which will measure how the hearing nerves respond to the sound made through the earphones. The information travels from the electrodes to the computer that will record the results. The audiologist will review the data and look for the softest intensity in specific frequency range at which your hearing nerves respond. During this test, 3 small electrodes are placed on the baby's head and then click or tones are played into the little headphones placed over the baby ears. The equipment measures the brain response to these sounds. This test does not measure what a baby can hear. Rather, it determines the sound to which baby brain actively respond. This test takes only a few minutes and can be done while a baby is sleeping. सबसे पहली बात ABR टेस्ट की ये है कि जी बच्चा जो है वो सोया हुआ होगा, और सोए हुए बच्चे के सर के ऊपर जो है वो आप 3 किस्म के इलेक्ट्रोड्स जो हैं वो उसके सर के ऊपर लगाएंगे, और फिर आप हेडफोन्स उसके कानों पे लगाएंगे और वहाँ से आप टोन देना शुरू करेंगे। और ये जो टोन है ये मेजर होती है आपके ब्रेन रिस्पॉन्स, और जो इक्विपमेंट है वो आपके ब्रेन रिस्पॉन्स को कलेक्ट करेगा जो कि आपको साउंड के थ्रू आया है। और ये टेस्ट जो है वो ये नहीं बताता है कि बच्चे ने क्या सुना, बस ये बताता है कि आपके ब्रेन ने उस आवाज़ को रिस्पॉन्ड किया है, और इसके अंदर जो है इस टेस्ट को परफॉर्म करने में हमें कुछ मिनट लगते हैं। नेक्स्ट टेस्ट इज ऑडिटरी स्टेडी स्टेट रिस्पॉन्स। ये टेस्ट जो है ये आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट है, और इसके अंदर भी हम हेयरिंग एबिलिटी को जो है वो एवेल्युएट करते हैं। Two young children for traditional audiometric testing. Most children are referred for the ASR after newborn hearing screening in hospital, indicates that possibility of hearing loss. Early intervention strategies such as hearing devices or cochlear implantation are necessary for the development of speech and language skills in which child with hearing impairment. The results obtained from the ASSR testing can be used to estimate the behavioral pure tone audiogram. This information is essential in the management of the children hearing loss. The person being testing must be quiet and still in order to obtain reliable ASSR results. Often this testing is performed under the sedation or natural sleep. If the person is under 6 months of the age, results are obtained by measuring brain activity while the person listens to tones of varying frequencies, pitch and intensity. हम इसको कहते हैं कि ये हमारा नियर टू प्योर टोन ऑडियोमेट्रिक टेस्ट है। इसके अंदर भी हम 2 चीज़ों को मेजर करते हैं, जिसके अंदर हमारी फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी आ जाती है।
और इस फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी को चेक करने के लिए जो है वो पेशेंट का जो है वो नेचुरल स्लीप सोना जो है वो ज़रूरी है। और बच्चा अगर नेचुरल स्लीप सोया हुआ है तो हम उसके थ्रू डिफरेंट फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटीज की साउंड्स देकर, टोन्स देकर हम उसकी ब्रेन की एक्टिविटी को मेजर करते हैं। The brain activity is recorded using electrode taped on the forehead। अब इसके दौरान जो है वो आपके कान के पीछे और आपके फोरहेड के ऊपर इलेक्ट्रोड्स लगे होते हैं, और ये इलेक्ट्रोड्स क्या होते हैं कि जी आपकी पेशेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन को जो है वो शो करता है, और रिजल्ट जो है वो स्टैटिस्टिकली फार्मूलाज के साथ जो है वो डिटरमिन करता है कि आपका जो रिस्पॉन्स है वो प्रेजेंस है या एब्सेंट है। इसी तरह जिस तरह हमारा ऑडियोमेट्रिक टेस्टिंग होती है, थ्रेशोल्ड इज डिटरमिन, इसके अंदर भी थ्रेशोल्ड जो है वो हमारा डिटरमिन किया जाता है। एज द लोएस्ट लेवल एट द ईच फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसीज हम चेक करने जा रहे हैं जिसके ऊपर रिस्पॉन्स हमें रिक्वायर्ड है, उसके लोएस्ट लेवल को जो है वो डिटरमिन करता है। ASS प्रोवाइड एन एक्यूरेट फ्रीक्वेंसी स्पेसिफिक एस्टिमेट ऑफ द बिहेवियरल क्योटोन ऑडियोग्राम। Next test is electrocochleography. Electrocochleography test is an objective measure of electrical potential generated in the inner ear as a result of sound simulation. This test is most often used to determine if the inner ear cochlea has an excessive amount of fluid pressure. Excessive fluid pressure in cochlea can cause symptoms such as hearing loss, oral illness, dizziness, or tinnitus. These symptoms are sometimes indicate of certain ear pathologies such as the mania disease or endoliptic hydrops. The echo takes up 40 minutes to complete. A patient undergoing an echo test will have several surface electrodes placed on the head. A tiny microphone and an earphone will then be inserted into the canal of the test ear. The patient will be instructed to relax while they listen or to clicking sound. It is very important that the patient be relaxed for this test, since any tension or muscles movement can slow down the average process. No response from the patient is required for this test. While the patient is listening to the clicking, the audiologist will measure the echo response with a computer that uses signal filtering and averaging to isolate neural activity from the cochlea. An audiologist will collect several responses from the ear and will look for the presence of the large waveform which contains two components, the symmetric potential SP and action potential AP. Both of these waveforms components are direct result of providing sounds simulation to the cochlea. A calculation of SP and AP ratio is made. An increased SP and AP ratio can indicate excessive fluid pressure in the ear. Now time to learn about middle ear test. Middle ear test, to determine how the middle ear is functioning, an audiologist will get measurements such as auto-reflexive measures, static acoustic measures, and tympanometry. During a middle ear test, the audiologist pushed air pressure into the canal, causing the eardrum to vibrate back and forth. Impedance test. These are the tests which determines the functioning of the middle ear. It takes only 3 to 30 seconds per ear. It may be also referred to the impedance testing, which include tests are called acoustic reflexes or tympanometry. In this type of evaluation, eardrum mobility is measured under different pressure conditions to determine if any problem exists in the middle ear. तो basically ये जो test है impedance testing, ये आपका मिडल ईयर का टेस्ट है, और इसके अंदर जो है वो एक कान को चेक करने में आपको 3 से 30 सेकंड लगते हैं, क्योंकि इसमें भी आपकी तरफ से किसी किस्म का रिस्पॉन्स रिक्वायर्ड नहीं है, वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगा, और ऑटोमेटिकली जनरेट होने के बाद वो रिकॉर्ड होगा. अब acoustic reflex measures provides information regarding the location of the hearing issues. Or acoustic reflexive is a contraction of the middle ear when introduced to the loud sound. Test for acoustic measures enables an audiologist to identify a perforated eardrum and check the opening of the ear ventilation tubes. Acoustic reflexive measures test locates the possible
location of the hearing impairment. This hearing test uses sound to determine if an acoustic reflex is working properly, depending on the loudness of the sound and your acoustic reflex or lack of acoustic reflex. The audiologist will able to assess the severity of your hearing loss. Static acoustic measures. This test measures how much air is in the ear canal. This test helps shows if there is a hole in the eardrum. Some people have tubes put in their eardrums to help stop ear infections and hearing loss. It can also tell if you have fluid behind the eardrum. तो बेसिकली ये जो टेस्ट है ये मेजर किया जाता है कि आपके एयर कैनाल के अंदर एयर कितनी मौजूद है और ईयर कैनाल में इंफेक्शन मौजूद है, हेयरिंग लॉस है या ईयर ड्रम के पीछे किसी किस्म का फ्लूइड मौजूद है, तो इसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो स्टैटिक अकूस्टिक मेजर्स के थ्रू हम तक पहुंचती है. स्टैपिडियस रिफ्लेक्सिव टेस्ट. In this test, the air is subjected to the loud noise. In healthy air, it results in a contraction of both middle ear muscles that leads to a stiffening of eardrum. This tension can be measured and unexpected value can indicate damage to the middle ear. ये भी आपका middle ear test का एक टाइप है और इसके अंदर जो है वो आपकी ear drum की stiffness क्यों जो कि आपके ear muscles की वजह से आ रही है उसके बारे में चेक किया जाता है. अब टिम्पैनोमेट्री देख लेते हैं जी. अब बात कर लेते थे डी पार्ट की जो कि हमारा है जी टिम्पैनोमेट्री. इसकी हिस्ट्री देख लेते हैं जी. टिम्पैनोमेट्री वाज इन्वेंटेड बाय द टर्केल्सन and Scott Nelson in a form of electroacoustic device that measure the admittance of the human ear across a range of sound pressure introduced into the sealed out ear canal by a pressure pump. अब इसके अंदर टिम्पैनोमेट्री के अंदर ये भी आपका एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट है. ये आपके मिडल ईयर के फंक्शन को चेक करता है. मिडल ईयर का कौन सा फंक्शन? एयर प्रेशर को चेक करता है. किस तरह जब उस कान को सील कर दिया जाता है और फिर वो सारा इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी जनरेट होती है. अब ये जो टेस्ट है इसके अंदर टू ऑब्टेन टिम्पैनोग्राम एंड कैलिब्रेटेड प्रोब स्टिमुलस either pure tones or WV clicks is presented to the outer ear canal with a microphone. Air pressure in the ear canal is varied above and below atmospheric pressure, which can causes the tympanic membrane and oscular change to stiffness. As air pressure is increased or decreased in the ear canal, the impedance flowing into the middle ear is decreased, so the more sound pressure remains in the ear canal. अब ये आपके पास एक कार्डियोग्राम है. ये आपका एक साइड पर जो है वो कंप्लायंस है और एक साइड पर प्रेशर है. अब ये टिम्पैनोग्राम जो है ये आपको क्लियरली बता रहा है. इसके अंदर ये जो पीक बन रही है ये डिसाइड करती है कि आपका ये टिम्पैनिक मिडल ईयर जो है वो नॉर्मल है या नहीं है. अब ये जो आपको शो कर रहा है इसके अंदर जो है 200 डापा की जो प्रेशर है वो दिया गया है और उसमें जाकर कान के अंदर जो है वो पीक बन रही है. ग्राफ के ऊपर एक पीक बन रही है. तो इसका मतलब है ये हमारा नॉर्मल टिम्पैनोग्राम है जिसको हम टाइप ए कहते हैं. टाइप बी में जरा देखिए आप लोग. यहाँ पर भाई आपको एक तरफ साइड पर कंप्लायंस नजर आ रहे हैं और दूसरी साइड पर आपको प्रेशर नजर आ रहा है. यहाँ पर आपको किसी किस्म की भी जो है वो पीक जो है वो नजर नहीं आ रही है. तो इसका मतलब ये है कि ये ग्राफ जो है ये प्रॉब्लमेटिक है. इसके अंदर प्रॉब्लम मौजूद है आपके मिडल ईयर के अंदर. अब आपके मिडल ईयर के अंदर क्या प्रॉब्लम है कि जी आपके मिडल ईयर के अंदर फ्लूइड आ गया है और ओटाइटिस मीडिया आ गया है. ओटाइटिस मीडिया के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुकी हैं और ये कंडीशन जो है ये आपकी इंक्रीज कर रही है आपकी इम्पीडेंस को, आपकी फ्लैटन कर रही है आपके ऑडियो टिम्पैनोग्राम को. अब ये आपका टाइप सी है. ये देखिए जी इस पे पीक बन रही है लेकिन ये पीक का जो लोकेशन है वो अलग साइज की है. तो इसका मतलब है कि यहाँ पर भी हमारे कोई प्रॉब्लम मौजूद है. अगले टाइप का टेस्ट की बात हम कर लेते हैं जो कि हमारा बिहेवियरल टेस्ट ऑफ हियरिंग है. अब ये दूसरी टाइप के हमारे टेस्ट है यानी हम ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर चुके हैं. अब हम बिहेवियरल टेस्ट की तरफ चल रहे हैं. अब ये वो टेस्ट है कि जिसके अंदर जो है वो बच्चा हमारा अभी भी उस
पोजीशन पे नहीं आया है कि वो अपने टेस्टों के ऊपर जो है वो हमें रिस्पॉन्स कर सके थ्रू हेडफोन्स। तो ये टेस्ट उन बच्चों के लिए अप्लाई किए जाते हैं। अब बिहेवियरल ऑडियोमेट्री क्या है कि ऑडियोलॉजिस्ट विल बी मेजरिंग योर चाइल्ड्स हियरिंग लेवल्स फॉर several different frequencies pitch of sounds. This will let the audiologist generate your child's audiogram, the overall picture of your child hearing. School age children are generally able to raise their hands or press a button when they hear the tones. Hearing tests for young children and children with additional needs can require a little more creativity. The audiologist will work with you to figure out how your child can demonstrate it or his or her best hearing. अब टाइप्स है इसकी, जो 4 टाइप्स है हमारे पास। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री है, BOA। नंबर 2 विजुअल रिइंफोर्समेंट ऑडियोमेट्री है, VRA। 3 प्ले ऑडियोमेट्री है। 4 स्पीच रिकग्निशन टेस्ट है। तो फर्स्ट हम देख लेते हैं बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन ऑडियोमेट्री, BOA। ये वो टेस्ट है जिसके अंदर आपने हेयरिंग का बिहेवियर जो है साउंड के ऊपर उसको रिस्पॉन्ड करना है, और इस यहाँ पर प्ले ऑडियोमेट्री, प्ले रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री रिक्वायर्ड पॉसिबल नहीं है। ये तकरीबन 6 माह की उम्र से बच्चों का ये टेस्ट होता है, और जिसके अंदर जो है वो इस काबिल नहीं होते कि आवाज़ की तरफ अपने कान को मोड़ सके, और ये टेस्ट जो है सप्लीमेंट है BOA का, नेसेसरी है। Additional auditory signal present to the infant produced a change in a behavior alerting cessation of an activity or winding or eyes। यानी वो अपनी आईज को सिर्फ ब्लिंक करता है, अपनी आईज को मूवमेंट करता है। इसके अंदर फर्दर हमारे पास 3 किस्म के टेस्ट हैं। एक को हम कहते हैं जी मैरो रिफ्लेक्सेस, दूसरे को हम कहते हैं जी कॉक्लियोपेला फेरल रिफ्लेक्सेस और सेशन रिफ्लेक्सेस। अब मारो रिफ्लेक्सेस जो है ये सडन मूवमेंट है लिम्स की, आपके हेड की, जहां पर 80 से 90 dB की साउंड्स के ऊपर आता है। इसके अंदर पेबरल के अंदर जो है वो चाइल्ड रिस्पॉन्ड करता है ब्लिंकिंग टू द लाउड साउंड उसके पास आती है तो वो अपनी आइज को ब्लिंक करता है। सेशन रिफ्लेक्सेस के अंदर, इसके अंदर जी आपका पेशेंट जो है, इन्फेंट जो है, बच्चा जो है जो 6 माह से कम है, वो रोना शुरू कर देता है अगर उसको 90 dB की आवाज दी जाती है। अब अगली आ जाती है विजुअल रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री। अब विजुअल रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री जो है ये अलाउ करती है ऑडियोलॉजिस्ट को कि असेस करे हेयरिंग इन्फेंट्स की और टोडलर्स की जो कि बहुत यंग है नॉर्मल टेस्ट के लिए। अब विजुअल रिस्पॉन्स ऑडियोमेट्री जो है ये रिलाइज करती है बिहेवियरल कंडीशन को ट्रेन वेरी young child to respond the sound. It is designed for the children aged 6 months to around 2 to 3 years old. इसके अंदर जी टेस्ट टेक्निक्स हैं। इसके अंदर जी टेस्ट टेक्निक इज सूटेड टू इन्फेंट्स एज 7 or 8 months to 3 years developmentally. The child is taught conditioned to turn their head when the sound is heard. Initial condition is achieved by the introduction of stimuli at moderately high levels. When child look for a source of sound, they are shown a colorful moving puppet or toy under illumination as a reward. During this test, the child will sit on the mother's lap or chair while sounds are presented. The baby will be taught to link the sound to the visual reward, such as a toy or computer screen lighting up. Once your child is able to associate the sound and the visual reward, the volume and the pitch of the sound will be varied to determine the quietest sound your child hear. अब ये जो बिहेवियरल टाइप ऑफ टेस्ट हैं इसके अंदर जो है आपके बच्चे का रिस्पॉन्स चूंकि आपको साथ साथ में रिक्वायर्ड है, तो इसके लिए आपको बच्चे को कंडीशन करना पड़ता है, यानी बच्चे को पहले अपने साथ एसोसिएट करना पड़ता है, अपने साथ इन्वॉल्व करना पड़ता है, देन ही जाकर आप उससे डिजायर रिस्पॉन्स कलेक्ट कर सकते हैं। प्ले ऑडियोमेट्री इज सूटेड टू द चिल्ड्रन एज अराउंड 3 to 7 years developmentally. The child is taught to respond, use as predetermined task whenever the hear tonal stimulus that are introduced through a headphones or taught a bone conductor placed behind the ear on the mastoid. Give stiffness cooperation from the child is usually possible to produce a complete and accurate audiogram that accelerates their thresholds of hearing for a predetermined frequency range.
अब इस टेस्ट के अंदर प्रोसीजर क्या है? ड्यूरिंग दिस टेस्ट साउंड्स विल बी प्लेड थ्रू द हेडफोन्स और स्पीकर एंड योर चाइल्ड विल एबल टू आस्क to perform a simple task when they hear the sound. This may be vary from putting a ball in a bucket to complete a puzzle. As with the visual response audiometry, the volume and the pitch of the sound will be varied to determine the quietest sounds your child is able to hear. इसके अंदर बच्चे को आवाज के साथ उसको रिस्पॉन्स क्या देने के लिए उससे कुछ काम करने के लिए दिया जा सकता है, जैसे कि आप एक बॉल जो है आवाज आए तो बॉल आप बास्केट में डालिएगा। अब इसके प्रोटोकॉल्स आपको पता ही हैं। चिल्ड्रन हु आर डिफिकल्ट टू स्क्रीन ड्यू टू द एज और डेवलपमेंटल लेवल, पर्पस क्या है? ऑब्टेन वैलिड रिजल्ट विद द यंग चिल्ड्रन एजेस 3 to 4 years और दोज children who have difficulty with standard pure tone audiometric methods. Description: a modification of standard pure tone screening, play audiometry. Condition the child to respond to the sound by placing a toy in a container rather than raising their hand. Equipment: pure tone audiometer, stickers and small child safe toys such as animals, airplanes, cars, clothespins, nested box or pegs or pegboards. Facilities: appropriate size of table and chair in a quiet comfortable sitting with the limited distractions. Procedure: first, practice without the headphones on. Lay headphones on the table facing the child with audiometer set at 2000 Hz and maximum dB level to the ensure tone is audible. Hold the toy near your ear. Assume a listening attitude and present tone. Indicate through facial expression the sound was heard and then drop the toy in the container, such as pale. Repeat as often as necessary until the child shows interest. Offer the toy to the child and place your hands on there to guide the first responses. Encourage the child to wait until they hear the sound. When the child appears ready, present the sound and guide the child hands to put the toy in the container. The child may give consistent responses after only one demonstration or may need several demonstrations to respond on their own. यही जो बात मैंने पहले की थी कि आपने पहले बच्चे को कंडीशन करना है और उसके लिए आप हो सकता है कि आपका बच्चा जो है वो फर्स्ट टाइम में ही आपको रिस्पॉन्स दे दे और समटाइम्स हमें बच्चे के साथ 2 से 3 सिटिंग्स रखनी पड़ती हैं ताकि बच्चा हमें रिस्पॉन्स करे और एक्यूरेट रिजल्ट जो है वो हम अपने ऑडियोग्राम पे प्ले कर सकें. Once the child understands the play audiometry technique, use the audiometric procedure as described in the pure tone audiometry screening section. Reward the child with praise after initial responses. If it is not effective, a tangible rewards like stickers may be given. If child still is unable to do screening after re-instruction, stop and document unable to screen. यानी आपने लगे नहीं रहना, अगर बच्चा उसको रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आपने उसको अनेबल टू स्क्रीन कर देना. Consideration क्या जी? Tone to present times varies between children. Some children will drop the toy as soon as they hear to tune. Other will wait until the sound goes off before dropping the toys. If the child does not accept the headphones, the screener should not try putting them on for only 1 or 2 seconds, removing and rewarding the child. Slowly increase the time with the headphones on. The tempted child will often benefit from watching other children successfully completing the screening. If the child is not screened, refer to rescreen and refer to. This one is the image for play audiometry. A speech recognition test. A speech recognition test determines your ability to both hear and understand normal conversation. They measure the softened sounds that your ear can pick up and how clearly you comprehended spoken words. ये अब आपका speech recognition test है कि ना सिर्फ आपने सुनना है बल्कि आपने जो बोले गए अल्फाज हैं वो कितने आपको comprehend हुए हैं इसके बारे में आपने बताना है. इसका प्रोसीजर ये है जी, speech recognition test may be performed in either silent or noisy environment depending on the specialist and their analysis of your hearing needs. Normally one ear is tested at a time, not both at once. The test itself is very simple. The specialist will probably give you headphones and present a series of words to you, each time varying the loudness or intensity of the speech.
They will ask you to repeat back the words. Generally, a list of pre-selected words are used for the test. Once you are hearing correctly only 50% of the time, the test will end and the result will be determined. In this way, they will be able to determine at what threshold of sound you can no longer understand speech very well. Though simple, the test can be frustrating for some if they experience a more severe hearing loss, as they will not able to hear or repeat most of the words. Result, in this way, they will able to determine at the what threshold of the sounds no longer understand speech very well. Though simple, the test for frustrating those people who have severe hearing loss because they are not able to hear or repeat most of the words. अब जी नंबर 3 जो हमारी प्रोसीजर है असेसमेंट का, ये सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर है इस सेंस में क्योंकि ये हमारा एक सब्जेक्टिव टेस्ट है। ये टेस्ट तभी रिलायबल हो सकता है जब हमें पेशेंट जो है वो खुद रिस्पॉन्स कर रहा होगा। ये टेस्ट जो है ये 7 ईयर्स से अबव जितने बच्चे हैं उनके ऊपर होता है। इसको हम कहते हैं जी प्योर टोन ऑडियोमेट्री टेस्ट। इमेजेस आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स स्विच नजर आ रहा है, यहाँ पर रेजिंग हैंड नजर आ रहा है, यानी जो भी रिजल्ट जो भी आप ऑडियोमेट्रिक दे रहे हैं, फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी आप दे रहे हैं पेशेंट को, जब तक पेशेंट उसको रिस्पॉन्ड नहीं करेगा आप उसको रिलायबल नहीं कह सकते हैं। इंट्रोडक्शन देख लेते हैं जी। प्योर टोन ऑडियोमेट्री इज यूज्ड टू मेजर ऑडिटरी थ्रेशोल्ड ऑफ एन इंडिविजुअल। The instrument used in this measurement is known as the audiometer. The subjective investigation है जैसे मैंने कहा, और इसकी एक्यूरेसी जो है वो डिपेंड करती है आपके पेशेंट के रिस्पॉन्स के ऊपर। अब ये जी आपका ऑडियोमीटर है। Audiometer is defined by the International Electrochemical Commission 1976 as an instrument used to measure the acuity of hearing and auditory threshold. There are two types of audiometer, subjective and objective ones. Pure tone audiometer subjective है, impedance, bara, ASSR ये सब आपके objective है। ये क्लिनिकल और डायग्नोस्टिक ऑडियोमीटर्स की कुछ तस्वीरें हैं, ये अपने अपने दौर की हैं। आगे जी प्योर टोन्स आ जाते हैं। सिंपलेस्ट ऑफ ऑल टोन, स्पेसिफिक एंड सिंगल फ्रीक्वेंसी की साउंड होती हैं, डिस्क्राइब की जाती हैं फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, फेज एंड ड्यूरेशन के ऊपर। प्योर टोन एम्पलीट्यूड होती हैं, क्वांटिफाइड इन डेसिबल्स में होती हैं। प्योर टोन ऑडियोमेट्री प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन है अबाउट द टाइप of hearing loss, also the quantifying the frequency specific threshold evaluation. Increase in the stiffness of the middle ear causes low frequency hearing loss, while the increase in the mass of the middle ear cause high frequency hearing loss. Features of an audiometer: generate pure tones, frequency of the tone generated can be selected, intensity of tone generated can be selected. It has the ability to route tonal stimulus to the either ear. Tone generated may be for intimate continuous type. This is controlled by the presence of an interpreter switch. Component है oscillators है, interpreter switch है, equalization circuit है, output power amplifier है, hearing level antenna है and output transducers है। अब oscillators क्या है जी? Oscillators, this is generator pure tone, its accuracy range between plus minus 3% within the specified frequency range. Frequencies generated including 125, 250, 500, 750, 1000, 1500, 2000, 300, 4000, 6000 and 8000. These sounds are electronically generated. Interpreter switch है जी, tones should be either switched on or off. Continuous tone undergoes decay. Patient fatigability should also be considered. The control of the duration of signal presented to the patient, it is typically in off position when pure tones are present and can be turned on only pressing the button. It is typically in on the position for speech signals. Equalization circuit. The contained resistors will help the equalization of the sound generated. Human threshold for various frequencies are variable. Human ear is highly sensitive to the 2000 kHz, 2000 Hz and 2K Hz frequency. It is insensitive to hear high or low frequencies. Output power amplifier. Signals produced by oscillators need to amplify. This amplifier produces very little distortion. It has a good signals to noise ratio. Hearing level
antituners. It controls the level of signals from the audiometer within the 110 to 120 dB. The intensity can be varied in a steps of 5 dB. Interval steps should be very accurate. Output transmitter, earphone, one vibrator, or loudspeaker. Headphones, this one called headphones, used to test pure tone air conduction threshold. They are supraoral earphones, should always be calibrated before use. This type of supraoral earphones are easily to calibrated. It has a flat frequency response, delivers high output sounds. This one is called bone vibrator. They have a limited dynamic frequency range. At low frequency vibrates, show distortions. Pure tone bone conduction threshold can be measured, placed over mastoid process, 8 to 15 dB lower threshold. Loudspeaker used in a free field audiometry. Loudspeaker used in a free field audiometry, used to test infants and children, can be used to perform behavioral audiometry. Calibration used to determine audiometric zero. Calibration involves calibration of audiometer, earphones, and earbone vibrators. Can be performed using human volunteers and artificial ears. PTA. An audiometer is an electronic device which produces pure tones, intensity of which can be increased or decreased in 5 dB steps. As thresholds are measured for tones of 125, 250, 500, 1K, 2K, 4K, 8K hertz. BC thresholds are measured for the tones 250, 500, 1K, 2K, 4K hertz. It is charted in a form of a graph is called audiogram. Protocols should be tested in a soundproof room. Claustrophobic patients should be handled with care. Patient with collapsed ear canal should be tested using special earphones. Meninges should be tested only by an audiologist. Patient should be seated comfortably. Otoscopy should be done prior to the audiometry. Test procedure should be fully explained to the patient. Glasses, earrings should be removed. Precautions. Patient should be visible to the tester and response by signaling. No visible or tactile clues should be available to the patient regarding the hearing stimulus. Test should be conducted in a soundproof room. Duration of presentation of sounds should be 1 to 3 seconds. The headphone should be properly seated over the external auditory canal, red for right and blue for left. The audiometer should be properly checked before performing the test. Before placing the earphones on the patient's ear should be examined for the presence of earwax. If present, it should be cleaned. Placement of headphone. There are two types. There is a headphone which has two colors, red and blue. Red headphone is placed over right ear and on place ear canal. It should be fit signally. Headband should not be tight. And blue for left. फिमलाइजेशन टेस्ट इज बिगन. जब हम टेस्ट स्टार्ट करते हैं तो वो हम स्टार्ट करते हैं जी 1000 हर्ट्ज से, और जो डीबी का लेवल रखते हैं हम वो 30 डीबी रखते हैं, यानी हम अपने ऑडियोमीटर को सेट करते हैं वो फ्रीक्वेंसी में 1 हर्ट्ज के ऊपर और इंटेंसिटी में हम 30 डीबी के ऊपर. एट दिस फ्रीक्वेंसी द टेस्ट इज लाइकली टू हैव रेजिडुअल हियरिंग. अगर पेशेंट का रेजिडुअल हियरिंग है तो हम इस फ्रीक्वेंसी को चेक करेंगे. एट दिस फ्रीक्वेंसी टेस्टिंग क्यों करते हैं, रीटेस्टिंग करते हैं रिस्पॉन्स को, क्योंकि ये रिलायबल है. Testing usually begin with the examining self-reported better ear to decide whether masking is necessary for testing the other ear. अब जो भी डिसीजन है कि हमने कहाँ कौन सी इंटेंसिटी लेनी है और कौन सी फ्रीक्वेंसी लेनी है, ये आपके पेशेंट की रिपोर्टिंग के ऊपर भी है कि उसके नज़दीक उसका बेटर ईयर कौन सा है. तो आप पहले उस बेटर ईयर को चेक करेंगे और वो कितना ऊंचा सुनता है उसके अकॉर्डिंग आप उसको डिसाइड करेंगे कि आप उसको किस फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी की साउंड्स देंगे. अ प्लस्टिक टोन इज यूज्ड. प्रोसीजर क्या जी, pure tone air conduction threshold is testing using headphones, up 5 down 10. Method of threshold estimation. This technique is based on the Hodgson-Westlake ascending technique.
ठीक है, ये जो टेक्निक है जिसके अंदर हम 5 अप करते हैं, 10 डाउन करते हैं। बेसिकली होता क्या है, जैसे आपने 1000 के ऊपर 30 dB की साउंड दी है और आपके पेशेंट ने उसको रिस्पॉन्स कर दिया है, तो आप क्या करेंगे, 10 नीचे जाएंगे, यानी आप 30 की बजाय 20 dB की साउंड देंगे। अगर आपका पेशेंट वहां पर भी रिस्पॉन्स कर देता है तो देन आप उसको 10 मजीद डाउन करेंगे और 10 पे साउंड देंगे। और अगर आपका पेशेंट कहता है कि उसको 10 पे आवाज नहीं आ रही है तो फिर आप 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30, जहां पर उसने रिस्पॉन्स एक्यूरेट दिया है वहां तक आप उसको 5 अप करके देंगे। तो टोन ऑफ ड्यूरेशन, शॉर्ट ड्यूरेशन इज यूज्ड थ्रेशोल्ड एस्टिमेशन। दिस मेथड फॉर थ्रेशोल्ड एस्टिमेशन इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग स्टेप। स्टेप 1, बैटर ईयर। मैंने आपसे पहले कहा कि आपने बैटर ईयर को चेक करना है। आपने स्टार्ट करना है जी 1000 हर्ट्ज के ऊपर, और तब तक आपने चेक करना है जब तक आपके पेशेंट को आइडेंटिफिकेशन नहीं हो जाती, जहां पर आपका पेशेंट रिस्पॉन्ड कर देगा कि जी मुझे आवाज आ गई है। उसके बाद आप 10 डाउन करते चले जाएंगे और फिर जहां पर उसको आवाज आना बंद हो जाएगी तो अगेन आप 5 अप करते करते उस फ्रीक्वेंसी, उस इंटेंसिटी को चेक करेंगे जहां उसने रिस्पॉन्ड किया है, और वहां पर आप उसको फाइनल कर देंगे। इफ पेशेंट इज सस्पेक्टेड टू हैविंग प्रोफाउंड हियरिंग लॉस देन द टेस्टिंग शुड बी स्टार्टेड 250 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। अगर आपका पेशेंट जो है वो प्रोफाउंड हियरिंग लॉस के साथ है तो फिर आप 1000 की बजाय 250 हर्ट्ज के ऊपर चेक करेंगे। दिस इज द बिकॉज ऑफ फैक्ट दैट इंडिविजुअल विद प्रोफाउंड हियरिंग लॉस ऑफन हैव टेस्टेबल हियरिंग ओनली इन द लो फ्रीक्वेंसी रेंज। हमारा जो प्रोफाउंड हियरिंग इम्पेयर्ड पेशेंट है वो हमें लो फ्रीक्वेंसी रेंज के ऊपर ही साउंड्स को सुनवा सकता है या उस तक आवाज जाती है। Step 3, the patient understanding of the listening should be checked by using both short and long duration test tones. The patient should be instructed to raise or the index finger as soon as the sound is heard. Duration, step 4 क्या है जी, during testing the examiner should vary the interval between tone presentation to avoid telegraphic the stimulus. Step 5, the starting intensity of a tone test tone is reduced in 10 dB steps following each positive response until the hearing threshold level is reached, at which the subject fails to respond. Then tone is raised by 5 dB until tone is heard. The threshold is defined as the finest tone and that can be heard 50% or more of one time, and it is established several threshold crossing. यही जो मैंने बात की ये वही उसी को उन्होंने आगे जाकर फर्दर एलेबोरेट किया। उसके बाद ये हमारा सेकंड ईयर आ जाएगा, उसको भी आपने उसी तरह टेस्ट कर लेना है जिस तरह आपने उसको चेक किया था। इसके अंदर अगर आपके एसी और बीसी एसी के दरमियान में 40 dB का फर्क आ जाता है तो देन आपने मास्किंग करनी है। अब हॉक्सन वेट्सलैक टेक्निक क्या है, 5 अप 10 डाउन। टोन जो है वो शॉर्ट होंगी, बैटर ईयर को पहले चेक किया जाएगा, 1000 हर्ट्ज से आप स्टार्ट करेंगे। अगर आपका पेशेंट प्रोफाउंड है तो 250 हर्ट्ज से स्टार्ट करेंगे। स्टिमुलस जो है वो 0 dB है और इंक्रीज करेंगे आप 10 dB पे, और वहां से आप पेशेंट का रिस्पॉन्स चेक करना शुरू करेंगे। पॉजिटिव रिस्पॉन्स वॉल्यूम इंक्रीज बाय 10 dB। अगर पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं करता तो आप उसको डिक्रीज बाय 10 dB। इफ पेशेंट इज डिक्रीज बाय 10 dB एंड रिपीट until he respond. One no response, the intensity increase by the 5 dB till the patient confirm hearing the tone. This should be repeated until the patient gives positive response in 2 out of 3 attempts at the same dB level. यानी 1 dB लेवल के ऊपर आपने 3 अटेम्प्ट करनी है और उसमें से 2 पे रिस्पॉन्स पेशेंट अगर सही दे देता है तो देन आप उसको मेजर कर लेंगे। टोन प्रेजेंटेड शुड बी लास्ट बिटवीन 1 to 3 seconds. ये फ्रीक्वेंसीज हैं जिनको हम चेक करते हैं, 1 हर्ट्ज, 2K, 4K, 250, 500। आप यूं चेक कर लीजिए, आप यहाँ जाकर यूं चेक कर लीजिए। ये आप प्रोफाउंड हियरिंग लॉस को जब चेक करने लगेंगे तो आपने यूं चेक करना है, और अगर आपने नॉर्मल हियरिंग तो फिर आप यहाँ से आएंगे। आगे जी बोन कंडक्शन लेवल्स आर मेजर्ड बिटवीन 250 हर्ट्ज टू 4K हर्ट्ज। बीसी इज टेस्टेड ड्यूरिंग द बोन वाइब्रेटर जो मैंने आपको पीछे बताया था। ऑडिटरी थ्रेशोल्ड इज असेस्ड एज डिस्क्राइब्ड फॉर ईयर कंडक्शन असेसमेंट। सेम उसी तरह का प्रोसीजर है। डिफरेंस उसके अंदर क्या है कि जी आपने बोन कंडक्शन करनी है, यानी आपने बोन के ऊपर वाइब्रेटर को लगाना है। A
अब जी जो भी आपने की असेसमेंट आई है, ये ऑडियोग्राम है, ये रिपोर्ट है जिसके ऊपर आप, इसको हम ऑडियोग्राम कहते हैं। इसके अंदर, इसके ऊपर आपने सारा का सारा रिजल्ट प्लॉट कर देना है। इसकी जो रीडिंग है प्लॉटेड, राइट ईयर, ये राइट ईयर है, ये आपका लेफ्ट ईयर है। राइट ईयर को जो है वो आपने रेड पेन के साथ मार्क करना है, और ब्लू को, सॉरी, लेफ्ट ईयर को आपने ब्लू के साथ करना है। और इसके बारे में आगे हम फर्दर इंशाल्लाह पढ़ेंगे। आगे जी आपका ये आपका ऑडियोग्राम चार्ट है, उसके साथ डिफरेंट कीज हैं, किस वक्त में कौन सी की लगनी है, इसके बारे में इंशाल्लाह आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं कुछ जो कि रिलायबिलिटी को अफेक्ट कर सकते हैं। एक्सेसिव बैकग्राउंड नॉइस हो सकती है, पुअर वेंटिलेशन हो सकती है, पुअर लाइटनिंग हो सकती है, इनवैलिड इक्विपमेंट कैलिब्रेशन हो सकती है। आगे जी मास्किंग आ जाती है। मास्किंग की जरूरत क्यों होती है? अगर आपका AC और BC का, जिसको हम ABG कहते हैं, इसके दरमियान 40 dB का फर्क आ जाता है तो हमें मास्किंग की जरूरत पड़ती है। और मास्किंग हमेशा उस कान के अंदर देते हैं जिसको हम नॉन टेस्ट ईयर कहते हैं। और मास्किंग जो है, अब नॉन टेस्ट ईयर क्या है कि आपने राइट ईयर के अंदर टोन दी और आपके पेशेंट ने कहा कि मुझे राइट ईयर में आवाज नहीं आ रही है, ये आवाज मुझे लेफ्ट ईयर में आ रही है, तो इसका मतलब है कि आवाज जो है वो क्रॉस ओवर कर रही है। अब उस क्रॉस ओवर को क्लियर करने के लिए आप लेफ्ट ईयर के अंदर नॉइस जनरेट करेंगे और आप अपने पेशेंट को राइट ईयर के अंदर टोन देंगे और इस तरह आप उसकी असेसमेंट कर लेंगे उस फ्रीक्वेंसी की ऊपर। इसको हम कहते हैं जी मास्किंग। इट इज अ प्रोसेस बाय विच थ्रेशोल्ड ऑफ ऑडिबिलिटी रेज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ एन अदर साउंड। प्रिंसिपल क्या है जी? रूल 1 क्या है? AC और BC के दरमियान में 40 dB का फर्क है। दूसरा, BC और AC के दरमियान में 15 dB। AC की मास्किंग की जरूरत तब आएगी जब आपकी AC और BC के दरमियान में, AC के दरमियान में 40 dB का फर्क है। BC की मास्किंग की जरूरत तब आएगी जब आपके AC और BC के दरमियान में 15 dB का फर्क होगा। और AC मास्किंग की जरूरत होगी जब आपका एयरबोर्न गैप, यानी AC एंड BC का डिफरेंस जो है वो 40 dB से अबव है, तो आपको एयर कंडक्शन मास्किंग की जरूरत होगी। स्पीच ऑडियोमेट्री नंबर 4, procedure of hearing assessment. Definition: it is a test to measure the patient ability to hear and understand the speech. It measurement of acuity of hearing through generation of sound, non-frequencies and amplitude, provide information regarding discomfort or tolerance of speech stimulus. Purpose: to differentiate between organic and non-organic hearing loss. To measure the threshold at the speech is clear. Tells how loud it needs to be for speech understanding. It provides additional information about the nature of the hearing loss. Role in decision about the performance with the amplification. To differentiate between cochlear and retrocochlear hearing loss. Common speech assessments है हमारे पास दो किस्म की, SRT and WRS. SRT speech reception test threshold है और WRS जो है वो word recognition score है। सबसे पहले हम स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड SRT को देख लेते हैं। लोएस्ट लेवल एट विच स्पीच कैन बी अंडरस्टूड 50% ऑफ टाइम, यूजुअली अ वेरी सॉफ्ट लेवल, DBHL. यूज स्पॉन्डिक वर्ड्स, लिस्ट 2 syllable words. It is a specific test. Spondonic test words क्या है? Spondonic test words with 2 syllables that both pronounced with the equal stress. Use the UV meter to obtain equal syllabic stress. Both syllables should be peak at 0 VU if presented live voice. Also presented using recorded speech. SRT procedure. For SRT testing, the test level should be begin 20 decibel above the test ear pure tone average. Some instructions patterns are determined threshold for the tones. Tell the patients you will hear some soft 2 syllable words. Please repeat the words as the best as you can. If you are not sure for the word, please try to take a guess. Use some bracketing techniques as pure tone. If they repeat words correctly, decrease intensity by 10 level. If they miss the word, increase the intensity by 5 dBs. SRT PT agreement. SRT decibel level result should be in agreement with the pure tone average threshold level obtained during the pure tone air conditioning test. If there is a poor SRT PTA agreement, then the reliability of the result should be considered to be questionable. Overall
It is seen in a retrocochlear hearing loss with increase in speech intensity above a particular level. The word score fall rather than maintain a plateau as in the cochlear type of hearing loss. Speech audiogram, that is or normal, 40 conductive, 50 cochlear, 65 to 100 retrocochlear. An important note on SRT, don't waste too much time on SRT. As far as clinical utility is concerned, SRT is low on the priorities list. Pure tone threshold and WRS are much more important. Word recognition test, WRT. Word or speech recognition discrimination score, the presentation of the phonetically balanced monosyllabic word that patient can accurately repeat. The intensity level used should be decibel level identified during the most comfortable level testing. As per pre-recorded list of 25 to 50 words should be presented to the each ear. Each word should be preceded by the carrier phrase, say the word pick, say the word room. Even scoring a patient performance on WR testing, you must remember that wrong is wrong. Patient should only be given one attempt at each word. Oftentimes, if they miss a word the first time, they will ask to repeat it. Don't. Close is not correct. If they say the word eats for eat, it's not correct. WRS in determining site of lesion. Patient with a normal hearing and conductive hearing loss will perform normally on WR testing. Patient with high frequency or mild flat sensorineural hearing loss will also generally perform near normally. The more severe the sensorineural hearing loss, the poorer a patient will perform on WR testing. Neural hearing loss result in poor performance. Most comfortable level, MCL. The purpose of most comfortable level testing is establish a comfortable intensity level for listening to the speech. The intensity level should be set 20 decibel above the SRT. It should be gradually increased to find the most comfortable level. The patient should be introduced to indicate whether the speech is too soft, too loud, or too comfortable. Measurement should be made for each ear, monaural, as well as both ear binaural. SR scorings, WR scoring, 9 to 100 normal, 70 to 76 to 80 a slight difficulty, 60 to 40 scoring more moderate difficulty, 40 to 58 more, or less than 40 very poor. Recorded and MLV speech stimulus. Ideally, recorded word list should be used when performing speech audiometry. If clinical says that the word will monitoring his or her voice, it is make sure they are picking voice at 0 on VU meter. This is called monitor live voice presentation method. Limitation: if the patient is not a native language speaker, you may need to skip speech audiometry and note by the notes perform speech testing on the audiogram. If you have a hearing loss as the tester, you may have difficulty hearing what the patient said. Don't be afraid to ask the patient for clarification on the words or to use the words in a sentence if you are not sure what they said. Have the patient face you so you can read their lips. Just make sure that they can see your lips if you are not using the recorded list. Tympanometry. 5 and last procedure of assessment. Definition: tympanometry is an electronic and acoustic measurement techniques to assess the middle ear status. Combined with otoscopy, it is an objective, fast, highly accurate way to rule out outer and middle ear pathology. Purpose: it identifies a patient requiring medical referral, separate portable noises induced etiologies from those due to the other causes, track the progress of the middle ear pathologies that are under medical treatment. Principles: introduce a pure tone into the ear canal through 3 function. Prop tip: monometer pumps varies air pressures against TM, controls mobility. Speakers introduced 220 Hz prop tone microphone measures loudness in the ear canal.
A tympanogram is a graphical picture of the middle ear. Functions at that result are pressure is varied against the tympanic membrane. Tympanogram may be divided in three basic types, two subtypes according to the shape of the graph that is obtained. How is it work? Procedure: probe is inserted into the external aortic canal till a airtight seal is obtained. Probe tone is presently typically 226 Hz into the air canal, while the air pressure of the canal is alerted to plus 200 and minus 400 decapascal. The maximum compliance occurs when the pressure of external auditory canal and middle ear become equal. The compliance peak indicates the pressure of the middle ear. The highest height of the compliance peak indicates the mobility stiffness of the tympanic membrane or the middle ear cavity. By charting the compliance of tympano-ossicular systems, various pressure changes, different types of tympanograms are obtained. Characteristics of different audiogram. Type A. Type A, normal. Tympanogram, the peak of the pressure curves fall between plus 50 to 150 millimeters of a pressure. Peak compliance fall 0.2 and 1.8 mm. Result indicate the absence of middle ear pathology. Intact and mobile tympanic membrane with normal or eustachian tube function. If there is a hearing loss, it will likely be sensorineural. Type AS, shallow, abnormal tympanogram. The peak of the pressure curve falls plus 15 to minus 150 millimeters of a pressure. Peak compliance are very low, well 0.2 mm, below 0.2 mm. May result in fairy flats, no fluctuating hearing loss. Eustachian tube is functional, is normal, or associated ossicular friction or tympanic membrane scarring, not middle ear effusion. Type AD, disarticulation, abnormal tympanogram. The peak of the pressure curves falls plus 50 and 150 millimeters of the pressure. Peak compliance are very high, off chart, associated with ocular disarticulation, may result in very flat, fluctuating hearing loss. Eustachian tube function is normal. Type B, tympanic membrane retracted, poor mobile. Peak is absent, poorly defined, and at the markedly negative air pressure minus 200 mm. Maximum compliance below normal range. Type C, there is a clear defined peak, but it's fall on the negative side of the chart, indicating the negative middle ear pressure. Peak pressure is seen at the greater than 150 mm. Move to the left. Peak compliance may be normal diagnosis. Eustachian tube dysfunction may cause a very low or mild conductive hearing loss, or hearing can be WNH. Disposition of the patient with the abnormal tympanogram. Medical referral is generally indicated for abnormal tympanometry findings. If possible, continue to track the patient until the middle ear pathology is resolved. During the of OM effusion, T-grams usually progress from type B, type C to type A over a 10 to 14 days period. Thank you.